आज की वीडियो में हम अकाउंटेंसी के दूसरे एस्पेक्ट मतलब दूसरे रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो कल आपको वीडियो में बताया था, जैसे हम अकाउंटेंसी में जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो एक नियम आपने याद रखना है। जब कैश आता है तो आपने डेबिट करना है, और कैश जाता है, आपसे जा रहा है, तो आपने क्रेडिट करना है। और इसको हम एंट्रियों की हेल्प से कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ये नियम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन हम इस नियम से करने से पहले हम कल ने एक प्रिंसिपल की आपसे चर्चा की थी। आपको बताया था हम उन्हीं एंट्रियों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है। हमें उन्हीं लेन देनों का, जब उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा नियम है वो भी इजी है, उसमें बस हमें ये समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी है, जो ओनर और फर्म, जो भी हमारा बिजनेस है, वो दोनों अलग पर्सन है, टू डिफरेंट पर्सन है। जैसे जैसे आप स्टडी करोगे आपको पता चल जाएगा, जो ओनर है वो नेचुरल पर्सन होता है, और जो हमारी फर्म होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इसको जो मान्यता प्राप्त करता है वो हमारे कोर्ट, यानी कि न्यायालय सिस्टम, लीगल सिस्टम है जो हमारा, वो उसको एक पर्सन मानता है। क्योंकि ये जो फर्म और बिजनेस है उसका हमारे, जो हम है बिजनेस है, वो हमारे ऊपर केस कर सकता है और हम बिज़नेस के ऊपर केस करते हैं। जब हमारी बिज़नेस या फर्म है ख़त्म होने वाला होता है, एंडिंग, डिसल्यूशन करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं जब बिज़नेस का, तब जब पैसा जो वापस किया जाता है, सबसे पहले बाहरी लेनदार जो होते हैं, सिक्योर लेनदार होते हैं, क्रेडिटर, उनको पैसा वापस किया जाता है। उसके बाद है जो ओनर होते हैं, उनको सबसे लास्ट में जो पैसा दिया जाता है। इसलिए ओनर और बिजनेस हैं दोनों अलग पर्सन होते हैं। और हमारे अकाउंटेंसी का रूल है, जितनी हमारी एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं, उतनी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ होता है। असेट्स हमारी संपत्तियां होती हैं, जैसे फर्नीचर, स्टॉक, जो हमारा माल होता है, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, डेटर, जो हमारे देनदार होते हैं। इसी प्रकार लायबिलिटीज़ में जो हमारा बैंक लोन होता है, और जो ओनर ने पैसा लगाया होता है, ओनर्स की कैपिटल होती है वो, और भी चीज़ें आएंगी जो हमारी लायबिलिटीज़ में आती हैं। इसलिए याद रखेंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ होते हैं। शुरू में जो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी जर्नल में वो ये है, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है कैश लगा के, तो जो हमारा कैश होता है वो हमारी एसेट्स होती है। और याद रखना, एसेट्स को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्योंकि फर्म के पास क्या है, कैश आ रहा है, तो आपको बताया था कैश क्या होगा, डेबिट, तो कैश अकाउंट टू डेबिट। लेकिन ये कैश है वो फर्म की क्या बन जाता है, लायबिलिटीज़ बन जाता है। और लायबिलिटीज़ हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारी संपत्ति है उनको डेबिट किया जाता है, और जितने भी दायित्व होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। तो कैश को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कैपिटल में। क्यों, याद रखना, जो भी पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए लगाते हैं, वो हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो पूंजी बन जाता है व्यापार की। और इस पे क्या है, पूंजी पर क्या है, ब्याज दिया जाता है। बिजनेस है वो इंटरेस्ट देता है इस पे। किसको पे करेगा, जो ओनर होते हैं, जो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या है, ब्याज दिया जाएगा। पहली एंट्री ये है, हमेशा जब भी करोगे कैश काउंट ईयर टू कैपिटल। यहाँ अगर कैश है तो कैश आ जाएगा, नहीं तो और असेट्स दी हों, आगे आप करोगे जैसे जैसे एंट्री, कैश के अलावा फर्नीचर दिया होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, स्टॉक दिया होगा वो भी डेबिट हो जाएगा। कल आपको हमने परचेज और सेल के बारे में बताई थी। जब भी हम किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो जो माल खरीदेंगे उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ करेंगे,
और जो माल बेचते हैं उसके लिए हमेशा सेल वर्ड यूज़ करते हैं। और आपको बस इतना ही याद रखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो जब परचेज़ करते हैं तो पैसा जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट करते हैं, और जब सेल करते हैं तो पैसा आ रहा हो तो इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और सेल को हम क्रेडिट करते हैं। ये जर्नल एंट्री का रूल है। अब जब हम जो हमने माल परचेज़ किया है उसको हम वापस कर देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज़ रिटर्न। और जो हमने माल सेल किया था, ग्राहक हमें अपना वो माल वापस कर देता है, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। इन दोनों केस में अपोजिट एंट्री होगी। जब हम माल नगद किया है तो कैश काउंट DR उल्टा हो जाएगा टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमारे पास पैसा वापस आ जाएगा जब हम जो माल ख़रीदा है वो वापस कर देंगे। और जब जो माल हमने बेचा था ग्राहक को वो वापस कर देगा तो हमसे पैसा चला जाएगा, तो सेल रिटर्न, और पैसा चला जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो कैश आ जाएगा। ये हम इसमें ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो याद रखना, आपको बताया कि ओनर और फर्म है जो दोनों सेपरेट पर्सन है। ओनर है वो नेचुरल पर्सन होता है, फर्म होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, और दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई भी पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलते हैं। हिंदी में इसको आहरण बोलते हैं, यानी कि जो पैसा निकाला जाता है उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग वर्ड यूज़ किया जाता है अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए। और जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, याद रखना, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो पैसा है वो जाता है, इसलिए जो कैश वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। इसलिए जितनी भी इनकम है, जो भी हमें इनकम रिसीव होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। क्योंकि इनकम से हमें पैसा आता है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और जितनी भी इनकम है वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। ये मेन बातें हैं जो हम करेंगे अकाउंटेंसी में। आपने ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यही बातों का ध्यान रखना है। कैश आ रहा है या जा रहा है वो हम करेंगे, और उसके बाद आपने याद रखना है कि उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाद में ओनर और फर्म, याद रखना ये प्रिंसिपल भी है कि दोनों सेपरेट अलग अलग व्यक्ति होते हैं, और इसलिए दोनों को अलग माना जाता है। ओनर जो शुरू में पैसा लगाएगा, कैश है, वो बिज़नेस को दे रहा है तो वो बिज़नेस का क्या बन जाएगा, दायित्व बन जाएगा। और जो कैश आया है वो संपत्ति होती है, और असेट्स और लायबिलिटीज़ हमेशा बराबर होते हैं। परचेज़ और सेल के बारे में कल बता दिया था। जब हम जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, अगर उस चीज़ को खरीदते हैं तो परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं, उस माल को बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे। अगर जो हमने माल खरीदा है उसको वापस कर देंगे तो परचेज़ रिटर्न होगा, और जो ग्राहक को बेचा गया माल हमारे पास वापस आ जाता है वो सेल रिटर्न होता है। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। और एक बताया था ओनर और फर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए ओनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई भी पैसा निकालेगा उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ये बात का आप ध्यान रखोगे। बिज़नेस में जैसे कल हमने डिस्कस किया था, बिज़नेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिज़नेस होता है जो हमारा अर्न प्रॉफिट के लिए होता है, जो हम लाभ को अर्जित करते हैं। क्या कैसे? बिज़नेस में आपको पता है कि हम वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, मतलब क्रय विक्रय करते हैं, और उससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। प्रोफेशन के लिए आपको बताया था आपके पास एक नॉलेज, स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, उनके पास। और एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं और उससे हमें सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं, वो मिलते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ट्रेड होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, जिसको हम व्यापार बोलते हैं। इसमें गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं का जो है लेन देन किया जाता है, उसको हम ट्रेड बोलते हैं।
और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मेन इंडस्ट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल को, जो हमारा कच्चा माल होता है उसको किस में तैयार करती है, फिनिश गुड्स, जो तैयार माल होता है, कच्चे माल को तैयार माल में, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है उसको तैयार माल में। एग्जाम्पल के लिए जैसे गन्ना है, उससे हम चीनी तैयार करते हैं, ये हमारी इंडस्ट्री पर्पज़ है। और जब हम कॉमर्स में करते हैं तो कॉमर्स में हम माल बनाने से लेके वितरण तक की सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। जब हम माल तैयार करते हैं वहाँ से लेके और वितरण करते हैं, माल को पहुँचाते हैं दूसरों तक, वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है। कॉमर्स में हम जब बात करेंगे ट्रेड और एक्सिलरी ऑफ ट्रेड की बात करेंगे। व्यापार की, और व्यापार में जो सहायक क्रियाएं होती हैं, आपको पता है व्यापार को सहायक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। बैंकिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि बैंक हमें लोन देता है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन करती हैं, ऐड देती हैं, उनकी ज़रूरत होती है। इस प्रकार ये सर्विसेज हैं जो व्यापार में हेल्प करती हैं। और आज हम बिज़नेस के जो मेन यानी कि बिज़नेस की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन आपकी, ये आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको बिज़नेस स्टडी है वो इजी लगे। फॉर्म्स में पहला होता है सोल ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं एकल व्यापार, जो हमारे नॉर्मल शॉपकीपर होते हैं जो गलियों में। एकल व्यापार का मतलब एक आदमी व्यापार करता है, जैसे हम सिंगल एक आदमी कोई शॉप करता है तो उसको सोल ट्रेड बोलते हैं। बाद में आ जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो हमारे खानदानी बिजनेस होते हैं। इसमें यानी कि फैमिली के सभी लोग मिलके वो व्यापार करते रहते हैं, और इसमें करता है जो मेन होता है वो प्रबंध होता है, वही बिजनेस को संभालता है। थर्ड होती है कंपनी। कंपनी से पहले हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप आपको पता है 2 या मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलके कोई फर्म बना लेते हैं, और जो पर्सन होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं, और जो फर्म होती है उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। कंपनी में क्या होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं, और कंपनी की एक स्टैंप होती है, और कानून की नज़र में ये लीगल पर्सन होता है, मतलब ये कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं कंपनी। जैसे रिलायंस, टाटा, ये सारी कंपनी है, और जिसके पास 51% शेयर होते हैं, याद रखना 51% जिसके पास हिस्सा होता है वो कंपनी का ओनर होता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करेंगे। इसमें भी वॉलेंट्री मेंबर होते हैं, कुछ पर्सन मिलके अपने मेंबर्स के लिए, मेन इनका जो मोटिव होता है अपने मेंबर्स की सहायता करना होता है। जैसे गांव में सोसाइटीज़ बनी होती हैं फार्मर को लेके, वो फार्मर के लिए जैसे मान लो 10 पर्सन है, वो आपस में मिलके पैसा इकट्ठा करके बीज लेके आते हैं, जो यूरिया वगैरह है, जो स्प्रे वगैरह वो सारे ले आते हैं। उनको क्या कम रेट पे ये चीज़ें मिल जाती हैं और वो आपस में बांट लेते हैं। और किसी किसान को यानी कि उनमें से किसी को ज़रूरत हो तो उसको कम रेट पे क्या है पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। और गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनकी हेल्प करती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी। ये हमारे बिज़नेस की जो फॉर्म्स हैं, इनके ज़रिए हम जो व्यापार को है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। ये बिज़नेस है कि अब किसी पर्सन को अगर बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो उसके पास ये ऑप्शन है, वो इन ऑप्शन को अडॉप्ट करके कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है जो उसे अच्छा लगे। और यही हमने बिज़नेस स्टडी में पढ़ना है। आगे इन पे ही चैप्टर हैं, और जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यही बिज़नेस स्टडी आपकी बिल्कुल सिंपल है, जो +1 की बिज़नेस स्टडी है। अब इकोनॉमिक्स में कल हमने बात की थी
जो स्टैटिक्स के बारे में बात की थी, सांख्यिकी बोलते हैं, जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से ये स्टार्ट हो जाती है, जब हम बार डायग्राम बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं और जो हम टैली बार्स बनाते हैं। ये आपको 7th 8th 9th 10th क्लास में मिलने को मिल जाती है। कल जैसे एग्जांपल दिया था, एक टीचर है, उसने अपनी क्लास का रिज़ल्ट पता लगाना है, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट से उनको कुछ क्वेश्चन बोलेगा और वो आंसर राइट करेंगे और बाद में उनको क्या है, मार्क्स देगा, और सभी मार्क्स को एग्रीगेट करके जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है उससे वो एवरेज निकाल सकता है। और सभी को, जैसे प्रिंसिपल कोई उससे पूछता है तो वो बता सकता है कि बच्चों के कितने मार्क्स हैं। जैसे आप 10th क्लास का रिज़ल्ट आएगा तो आप जो अपने एग्रीगेट मार्क्स ही बताते हो, एवरेज ही बताते हो कि हमारे 70% है, 80% है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपके 40 हों, किसी सब्जेक्ट में आपके 100 भी हों, तो लेकिन आप इंडिविजुअल नहीं बताते, यानी कि एवरेज ही बताते हो। जब हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, इसमें 2 मीनिंग है इसके, एक प्लूरल मीनिंग है और एक सिंगुलर है। प्लूरल को हम बहुवचन बोलते हैं और सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं। जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ फैक्ट आएंगे, यानी कि हम जब भी सांख्यिकी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं। एक तथ्य को हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे और इसमें हम नंबर्स, जितने भी फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं लिख सकते कि वो आदमी बड़ा है, छोटा है, हम उसका हाइट लिख सकते हैं कि वो 5 फुट 3 इंच है, वो 5 फुट 4 इंच है। छोटा या बड़ा वर्ड यूज़ नहीं होता, और एक्यूरेसी है वो बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें जो हमारे रिज़ल्ट होते हैं वो एवरेज होते हैं, और ये मेन बातें आ जाती हैं इसमें जब हम प्लूरल की बात करते हैं। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसमें पहला कलेक्शन ऑफ डाटा आएगा कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हो, फिर बाद में डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हो, और बाद में उनको एनालिसिस आ जाएगा, विश्लेषण कैसे करते हो। ये बातें आ जाती हैं जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। और बाद में आपके जो आपने 10th में पढ़ा है, मीन मोड मीडियन, इसके बारे में है, और इनसे रिलेटेड 2-3 चैप्टर और हैं। ये आपकी जो फर्स्ट बुक है वो है। इसमें हम आज आपको बताएंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे। जब भी डाटा है, डाटा आपको पता है क्या हो सकता है, नंबर हो जाते हैं, अल्फ़ाबेट हो जाते हैं, ये चीज़ मिलके क्या बनाती हैं, डाटा, और सिंबल हो जाते हैं। जैसे आप ईमेल आईडी लिखते हो, उसमें नंबर भी यूज़ करते हो, अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हो और सिंबल भी यूज़ करते हो, तो वो एक तरह का क्या है, डाटा फॉर्म में है। और डाटा फॉर्म में मतलब इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे जो हमें सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो एक स्कूल है, वहाँ पे जब रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं तो इसमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, लेकिन वो डाटा हो गया। लेकिन जब जो इंग्लिश का टीचर है उसे ओनली इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो वो क्या बनेगी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो उनको रिज़ल्ट को ही क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। उसे और सब्जेक्टों के रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं होता, मतलब उसे ओनली अपने सब्जेक्ट के ही मार्क्स चाहिए और उसके बेस पे ही वो रिज़ल्ट प्रिपेयर करता है, वो हमारा हो जाएगा। अब डाटा है जो 2 प्रकार का हो जाता है जो कलेक्शन करते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक को बोलते हैं प्राथमिक, दूसरी को बोलते हैं द्वितीय। प्राथमिक डाटा वो होता है जो हम पहली बार इकट्ठा करते हैं ओरिजिनल सोर्स से, और सेकेंडरी होता है जो डाटा पहले से इकट्ठा किया होता है। सिंपल एग्जांपल है, आपने एक गांव के टोटल पॉपुलेशन का पता करना है, जब जितने वोटर हैं उसका पता करना है कि कितने लोग हैं जो गांव में उनका वोट बना हुआ है, यानी कि वो मतदान कर सकते हैं। तो एक तरीका यही है कि आप हर घर में जाओगे और वहाँ जाके सदस्यों की संख्या पूछोगे और पूछोगे कितने अडल्ट हैं जिनकी एज 18 से ऊपर है और जिनका वोट बना हुआ है। तो ये आप हर गांव में जाओगे, मान लो 500 घर हैं, तो
तो 500 घर में जाके, हर घर में जाके आप क्या करोगे, डाटा इकट्ठा करोगे, वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी। क्योंकि जहाँ पे डाटा है वहीं से जाके आप इकट्ठा कर रहे हो। इसमें क्या है, टाइम और कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन एक्यूरेसी होती है, क्योंकि हर घर में जाके आप डाटा पता कर रहे हो तो एक्यूरेट डाटा आपको मिलता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से इकट्ठा होता है। जैसे आप गांव में सरपंच के पास जाओगे, उसके पास जो वोटर लिस्ट होती है वहाँ से आप क्या करते हो, डाटा ले लेते हो, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। उसमें क्या है, टाइम और कॉस्ट भी कम होती है लेकिन वो पूरी तरह से एक्यूरेट मतलब नहीं कह सकते, हो सकते हैं कि कई वोट और जुड़े हों और वो लिस्ट पुरानी हो, ये सारा चीज़ हो सकती है। अब जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में बात करेंगे, इनके मेथड्स हैं और उनकी डीमेरिट्स और मेरिट्स के बात करेंगे। इस चैप्टर में इतना है। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो क्वेश्चनेयर होती है। क्वेश्चनेयर आपको बता देते हैं, इसको प्रश्नावली बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रश्नावली में हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे होते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखते होते हैं जिसे भरना आसान हो जाए और उसके बेस पे हम रिज़ल्ट निकालते हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम फॉर्म भरते हैं, आपने फॉर्म भरे होंगे, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के फॉर्म होते हैं, या री के फॉर्म, या कोई भी बैंक में भी जब हम खाता खुलवाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें फॉर्म होता है, वो एक तरह का क्वेश्चनेयर होता है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, पहले आपका नेम, फादर नेम, वो सारी चीज़ें होती हैं और आप इन्फॉर्मेशन वाइज भरते रहते हो और उसके बेस पे बाद में आपको बैंक अकाउंट ओपन होता है। उसी प्रकार क्वेश्चनेयर होता है। क्वेश्चनेयर में वो क्वेश्चन लिखे जाते हैं जिसको आपका डाटा चाहिए। जो मेन इनका पर्पज़ होता है वो रिसर्च में यूज़ करते हैं। जब आप पीएचडी वगैरह करते हो तो ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा दोबारा, वहाँ पे आपको क्वेश्चनेयर वगैरह तैयार करना सिखाएंगे और कैसे आपको रिसर्च करनी है वो भी सिखाते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स में जो तीसरी बात करेंगे, इसमें दो मेथड हैं जिससे आप रिज़ल्ट निकाल सकते हो। एक होता है सेंसिस मेथड जिसको जनगणना विधि बोलते हैं, और एक होता है सैंपल मेथड। जब हम सेंसिस मेथड की बात करते हैं, जनगणना विधि बोलते हैं, और सैंपल मेथड, सैंपल आपको पता है कि जैसे कणक की एक बोरी होती है, उसमें से हम कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, मतलब थोड़ी सी अमाउंट में गेहूं निकाल लेते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। आप कहीं भी जाते हो, जैसे आपने मूंगफली भी खरीदनी है या मटर खरीदते हो, तो वो क्या करते हो, पहले सैंपल चेक करते हो। सैंपल का मतलब एक दो मटर उठा के आप चेक करते हो कि वो कैसे हैं, बाद में डिसाइड करते हो कि हमने मटर लेने हैं या नहीं। इसी प्रकार सेंसिस मेथड, जिसको जनगणना विधि बोलते हो, इस सेंसिस मेथड में क्या होता है, हर आइटम को चेक किया जाता है। यानी कि अगर आपने 100 पर्सन पे स्टडी करनी है, 100 लोगों पे, तो 100 लोगों का आप क्या करोगे, डाटा इकट्ठा करोगे। और उसमें जैसे मान लो एक क्लास का रिज़ल्ट देखना है आपने, रिज़ल्ट क्लास में क्या है, 30 बच्चे हैं, तो आप 30 के 30 स्टूडेंट हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करोगे और चेक करोगे, वो हो जाता है आपका सेंसिस मेथड। और उसके आधार पे आप बताओगे कि क्लास का क्या रिज़ल्ट है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है क्लास, या नील है। दूसरा सैंपल मेथड है। सैंपल मेथड में आप क्या करोगे, सेंसिस में तो टाइम लग जाएगा, 30 स्टूडेंट है, उनसे पूछना पड़ेगा, हर स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करोगे। उसके बाद सैंपल में क्या करोगे, आप 10 या 15 स्टूडेंट हैं, उसको यानी कि उनसे जो आप रिज़ल्ट लोगे, 10 स्टूडेंट भी ले सकते हो, 15 स्टूडेंट भी ले सकते हो, उसके आधार पे आप क्या निकालोगे, रिज़ल्ट निकालोगे। जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी, आपके रिज़ल्ट में एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। मान लो कि आपने 10 स्टूडेंट ले लिए, अगर उनको आपने पूछा खड़ा होके, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है, एवरेज स्टूडेंट हैं या इंटेलिजेंट हैं। लेकिन इसके आधार पे जो रिज़ल्ट आते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते जितने कि सेंसिस मेथड में होते हैं। यही आपको इन मेथड्स में करना है, यही हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में है। बाकी इकोनॉमिक्स जो +1 की है बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा बहुत यानी कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी, अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी देखोगे +2 का, उसमें प्रोजेक्ट मेथड आता है। प्रोजेक्ट मेथड करोगे तो भी उसमें परियोजना बोलते हैं प्रोजेक्ट को, तो भी ये चीज़ें आएंगी। और जब आप पीएचडी करते हो या कोई भी सरकारी जॉब करते हो जहाँ पे आपने सर्वे करना है,
सर्वे करोगे तो यही बातें आपको आएंगी और उनसे बाद में रिज़ल्ट निकालना होगा, वो स्टैटिक्स का ही काम होता है। और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इनको जो वीडियो आपको दी जा रही है इनको ध्यान से सुनो और बार बार सुनो, ताकि ये सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ आ सके, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इजीली समझ सकते हो। और इसके लिए बुक्स की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ओनली सुनने पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस वीडियो में जो पिछले वाली कल वाली वीडियो है वो भी ऐड कर रहे हैं। आगे से आपको जो पिछली हमारी वीडियो है वो इस आने वाली वीडियो में ऐड करते रहेंगे, ताकि आपको अगर सुनना हो तो लेक्चर आप अलग से, और बाद में जैसे आप वीडियो पूरी 1 घंटे की बन जाती है तो उसके बाद हर एक लेक्चर को अलग अलग कर दिया जाएगा। अकाउंट की जो 1 घंटे की वीडियो है वो एक साइड कर देंगे, बिजनेस की एक साइड, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और धीरे धीरे वीडियो की आपको कैपेसिटी बढ़ाते रहिए, ताकि आपकी सुनने की और उसके अकॉर्डिंग लिखने की साथ के साथ लिखिए। और बुक्स आपको मिल जाती हैं तो बुक्स की साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ वो बुक के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। और बुक में जो सिलेबस है, अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है +1 का, तो आपको बेसिक मैं बता रहा हूँ अकाउंटेंसी के बारे में। जब भी हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे तब हम ट्रांजैक्शन पे ध्यान देंगे। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होता है, और अकाउंट में जो भी लेन देन करते हैं वो हम सारे मनी फॉर्म में करते हैं। ये इसका मेन प्रिंसिपल भी है कि जब भी हम अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, जो भी लेन देन है, उनको ही रिकॉर्ड करेंगे जो मनी फॉर्म में होते हैं। पहली बात आपने ये याद रखनी है। और अकाउंट्स हर कंपनी, हर फर्म, हर स्कूल और हर जगह बनाए जाते हैं। इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। मेनली रिकॉर्ड उनका रखा जाता है जो पैसा यानी कि मनी हमारे पास आता है उन ट्रांजैक्शन का, और जिनसे पैसा जाता है उन ट्रांजैक्शन का। और इसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। आप अपनी बैंक की पासबुक देख सकते हो, उसमें 2 साइड दी होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और हमारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का, जिससे शो होता है कि बैंक से हमने पैसा लेना है। जब भी पैसा जमा करवाया जाता है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब पैसा निकाला जाता है तो वह डेबिट साइड में जाता है। ये हम जो बैंक की पासबुक है उसके थ्रू देख सकते हैं। तो आपने अकाउंटेंसी में सिंपल बेसिक एक नियम याद रखना है। जब हम कैश जो पैसा है आता है तो उसको डेबिट करना है, और जब कैश जाता है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। ये बेसिक नियम है जो हम कहते हैं कि अकाउंटेंसी का मूल मंत्र है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैश आ रहा है तो आपने डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो आपने क्रेडिट करना है। इसको आपने ध्यान में रखना है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, याद रखना परचेज़ और सेल वर्ड तभी यूज़ होगा बिज़नेस में जब आप जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो उस गुड्स से रिलेटेड ही आप ट्रांजैक्शन करते हो, तब हमने परचेज़ और सेल वर्ड यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप कपड़े की दुकान कर रहे हो, क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ से रिलेटेड जितने भी आप अगर ख़रीद रहे हो तो परचेज़ बोलोगे, और बेच रहे हो तो सेल वर्ड यूज़ करोगे। क्लॉथ की जगह आप परचेज़ और सेल वर्ड यूज़ करोगे। आपको पता है, पर जब आप परचेज़ करते हो तब पैसा आपसे जाएगा, और जाता है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। और इसमें लिखने का तरीका है जो हम इसमें आपको बता रहा हूँ। डेबिट करने के लिए परचेज अकाउंट होगा, वो आप डेबिट करोगे। क्या आप माल खरीद रहे हो तो इसलिए एक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और टू कैश नगद खरीद रहे हो तो उसको क्रेडिट करोगे। आपने याद रखना है, जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हो तो आप 2 साइड करते हो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, जब कैश आता है तो आपने डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करना है। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं।
जब आप माल खरीदते हो, यानी कि कपड़े की दुकान कर रहे हो और कपड़ा खरीद के ला रहे हो, तो आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, तो आपने कैश को क्या करना है, क्रेडिट। और क्रेडिट लिखने के लिए यहाँ पे टू कैश अकाउंट वर्ड यूज़ किया जाता है। और आप कपड़ा खरीद रहे हो, आपको बताया क्लॉथ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, उसको आप डेबिट करोगे। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन करते हो उसमें एक अकाउंट को डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। कैसे? एक आदमी के पास पैसा आ रहा है तो दूसरे आदमी से क्या है, पैसा जा रहा है, इसलिए एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट। इसी प्रकार सेल की जब ट्रांजैक्शन करते हो, सेल का लेन देन करते हो, जब गुड्स बेचते हो तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो आप क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट करोगे और टू सेल अकाउंट करोगे। ये आपकी यानी कि पैसे आने की, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है आपने क्या करना है, उसको डेबिट करना है। और दूसरा अकाउंट किससे वो आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, कपड़े को बेच रहे हो, इसलिए कपड़ा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल वर्ड यूज़ करोगे। ये हमने अकाउंटेंसी में जो बेसिक बातें हैं उनको ध्यान रखना है। इसमें हम बिजनेस स्टडी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका बिजनेस स्टडी में जब हम बात करेंगे, आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर इन तीनों को आपने समझ लिया तो आपके लिए बिजनेस स्टडी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। क्यों, आपका फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग ही है अभी, तो इन तीनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो बिज़नेस होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, प्रॉफिट मेन मोटिव होता है। और हम किसके द्वारा करेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि परचेज को हम बोल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस आपको पता है हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बिजनेस को किया जाता है। और बिजनेस में हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम वस्तुओं को क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, मतलब उनको खरीदते और बेचते हैं। जब प्रोफेशन की बात आती है, प्रोफेशन को हम पेशा बोलते हैं और बिजनेस को हम हिंदी में व्यवसाय बोलते हैं। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे लॉयर्स, वकील, टीचर, डॉक्टर, तो इनके लिए क्या है, एक स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको पता है स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। और एक आपको सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफाइड एसोसिएशन बनी होती है, जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल बनी हुई है, टीचर्स के लिए बीएड प्रोफेशनल डिग्री करके बाद में आपको टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हो जब आप टेस्ट देते हो। और डॉक्टर के लिए मेडिकल एसोसिएशन बनी हुई है, वो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और इनके लिए स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये प्रोफेशन के अंदर आते हैं और इनका मेन मोटिव है जो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्व द सोसाइटी, मतलब लोगों की सेवा करना इनका मेन मोटिव होता है जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इसको रोज़गार बोला जाता है। तो इसका मतलब एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, वन पर्सन है वो दूसरे पर्सन के लिए क्या करता है, वर्क करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलती है, सैलरी बोल सकते हो, वेजेस बोल सकते हो। ये यानी कि इसमें एक पर्सन है दूसरे पर्सन के नीचे, यानी कि उसके ऑर्डर फॉलो करता है और उसके लिए क्या क्या करता है, काम करता है, जिसको सैलरी और वेजेस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे टीचर है कोई, वो स्कूल में जॉब करता है, तो उसको क्या है, वो स्कूल के लिए काम कर रहा है और स्कूल जो है उसको, टीचर को क्या है, सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। ये मेन है जो बिजनेस स्टडी में आप ध्यान रखोगे, इतनी बात का। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। ये स्टार्टिंग है, आपने 9th और 10th में भी इकोनॉमिक्स के बारे में
पढ़ चुके हो, और आपको जो हमारी +1 की इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिक 2 ही चीज़ें हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो आप 10th क्लास में भी मीन मीडियन मोड उसके रूप में पढ़ चुके हो। और सेकंड पार्ट में इंडियन इकोनॉमी के बारे में आएगा, जो भी आप जो 10th की एसएस है उसमें कुछ कवर कर चुके हो, जिसमें आपने एलपीजी, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में पढ़ा था। कुछ वो टॉपिक हैं, कुछ गरीबी के बारे में है, कुछ धारणीय विकास है जो आपने पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैटिक्स में क्या करना है, सिंपल आपने समझना है कि जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं। अब टीचर ने क्या करनी है, इन 30 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट तैयार करनी है, और जो स्टूडेंट है उनकी कंडीशन के बारे में पता लगाना है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो वो क्या करेगा, एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। टेस्ट के थ्रू वो बच्चों को कुछ क्वेश्चन देगा, और बच्चों को उनके क्या है आंसर राइट करने होते हैं। उसके बाद वो टेस्ट में क्या देता है, उनको मार्क्स देता है। मार्क्स को क्या करेगा, रोल नंबर वाइज अरेंज करेगा और उन बच्चों को मार्क्स देगा। और उसके बाद हमने क्या है, अगर उनकी एवरेज निकालनी है, बच्चों की एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का आपको पता है कि जितने भी मार्क्स होंगे उनको क्या है, आप एग्रीगेट मतलब उनका टोटल कर लोगे, और अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। और हम बता सकते हैं क्लास में जो टोटल एवरेज मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। इसके लिए हमें अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्लास का जो रिज़ल्ट है वो हम एवरेज मार्क्स के आधार पे बताते हैं। ऐसे ही जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो भी हम एवरेज के आधार पे बताते हैं। जब आपसे कोई 10th क्लास के मार्क्स पूछता है तो हम कहते हैं कि 70%, 80%, वो क्या होते हैं, हमारे इंडिविजुअल स्कोर नहीं होते। इंडिविजुअल का मतलब हर सब्जेक्ट के स्कोर नहीं होते, वो ओनली हमारे एवरेज को बताता है कि हमारे टोटल इतने % हैं, यानी कि इतनी एवरेज है हमारी 70 या 80%। ये हमने फर्स्ट बुक के अंदर करना है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और किस प्रकार आगे उनसे चार्ट वगैरह भी तैयार होते हैं, जो हमने बार डायग्राम, पाई चार्ट बताए थे वो, और मीन मीडियन मोड, ये कुछ चीज़ें हैं वो हमने जो फर्स्ट बुक है स्टैटिक्स में करनी है। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुक है, इंडियन इकोनॉमी में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। इंडियन इकोनॉमी में हमने मेनली जो इंडिया की कंडीशंस है, इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशंस है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश में रोज़गार कितना है, पॉवर्टी, हमारे देश में गरीब लोग कितने हैं, हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं। और इंडिया का हमने कंपेयर करना है किसके साथ, आपकी बुक में ओनली पाकिस्तान और चाइना के साथ कंपेयर किया हुआ है जो सेकंड बुक में है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और इसको आप बार बार सुनना, ताकि आपको ये बातें आसानी से